बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब नसीब का थप्पड़ पड़ता है ना, तो अच्छे अच्छों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं तो था ही बदबख्त। सच कहा था किसी ने कि इंसान जो कुछ करता है उसका फल दुनिया में ही पाता है। अपना किया अपने आगे किसी न किसी सूरत में जरूर आता है। मैं दबे पांव दरवाज़ा खोलकर घर में दाखिल हुआ। शुक्र था कि बरामदे का बल्ब बुझा हुआ था। मैंने यूं ही आराम से बगैर आवाज के दरवाज़ा बंद किया था और आराम आराम से कदम उठाता बरामदे में एक तरफ बने हुए बाथरूम में चला गया था। बाथरूम में दाखिल होते ही मैंने पुरसुकून सांस खारिज की थी। अब मुझे कोई डर न था। थोड़ी देर के बाद बाथरूम से निकलकर मैं अपने कमरे में आ गया था, जहां मेरी बीवी पुरसुकून नींद सो रही थी। मैंने तंजिया नजरों से उसकी तरफ देखा था और फिर उसकी बेवकूफ़ी पर सर झटका था। रात के 3 बज रहे थे। मेरी बीवी इतनी गहरी नींद सोती थी कि उसको पता ही न चलता था कि उसका शौहर रात रात भर घर से बाहर होता है। वैसे अच्छा ही था। उसकी ये बेहोशी की नींद मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई थी, वरना शुरू दिनों में तो मैं परेशान हो गया था कि इसके होते हुए मैं घर से बाहर कैसे जाऊंगा। मैं तो उसको बेहोशी की दवा देने का सोच रहा था, लेकिन जल्दी मुझ पर यह हकीकत आश्कार हो गई कि उसे किसी भी दवा की ज़रूरत नहीं थी। वो तो मुर्दों से भी शर्त लगाकर सोती थी। सुबह भी 4 से 5 मरतबा आवाज़ें दे देकर जगाना पड़ता था और तब कहीं जाकर उसकी आँख खुलती थी। ये तो मुझे अपनी अम्मा अब्बा का डर था कि मैं इस वक्त घर आ जाता था, वरना अगर हम अकेले रहते होते तो मैं पूरे यकीन से कह सकता था कि मैं अगर पूरी रात बाहर गुजारने के बाद सुबह के वक्त आकर उसको जगाता तो भी उसको खबर ना होती कि मैं रात में कहाँ था। मुझे बहुत सख्त नींद आ रही थी। मैं अपनी जगह पर लेटा और कुछ ही देर में नींद की गहरी वादियों में उतरता चला गया था। अगले दिन मेरी आंख गैर मामूली शोर सुनकर खुली थी। आवाज़ बेदार हुए तो समझ आई कि गैर मामूली तो कुछ न था, ये तो रोज़ का मामूल था। अब्बा अपना गुस्सा अम्मा पर उतारता और अम्मा मेरी बीवी को आड़े हाथों ले लेती, क्योंकि झगड़े का सबब सिर्फ मेरी जात थी। अब्बा चाहते थे कि मैं सुबह सवेरे 6 बजे दुकान खोला करूं, जबकि मैं सारी रात जागने के बाद कोशिश के बावजूद 10 बजे से पहले मेरी आंख नहीं खुलती थी। अम्मा अब्बा को डांटते कि इसे वक्त पर उठाकर काम पर भेजा करो ताकि रूटीन पकड़े, और अम्मा आगे से मेरी बीवी पर सारा इल्ज़ाम डाल देती और बीच में अम्मा के गुस्से की वजह उसकी नींद भी होती। अम्मा उसको कहती कि कितनी मरतबा कहा है कि वक्त से सो जाया करो और वक्त पर जागा करो। खुद भी तुम दिन चढ़े तक सोई रहती हो, मेरा बेटा कैसे जागेगा। फिर ये तो तुम्हारा काम है कि शौहर को वक्त पर उठाकर नाश्ता बनाकर देना और फिर काम पर भेजना, लेकिन तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं है। अब कल से मैं ना देखूं कि तुम आधे दिन तक सोई पड़ी हो या इसने जल्दी जाकर दुकान न खोली हो, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। अभी अम्मा उसको कुछ और कहती जब मैं जाकर अम्मा के गले लग गया और अम्मा को पुरसुकून करके बीवी को नाश्ता लगाने का कहा। वो जो अम्मा की डांट सुनते हुए सहम कर खड़ी थी, फौरन से बावर्ची खाने में भाग गई। मैंने रोज की तरह अम्मा से वादा किया कि मैं कल से जल्दी जाऊंगा। अम्मा हर रोज की तरह बहल गई थी, मगर खुद मुझे दूर दूर तक ऐसा कोई दिन नजर नहीं आ रहा था जिस दिन मैं 6 बजे जाकर दुकान खोलता। खैर अम्मा को बहलाना ही था। मैं कमरे में आया और अलमारी से कपड़े लेकर नहाने चला गया। फ्रेश होकर बाहर आया तो मेरी बीवी मेरा नाश्ता तख्त पोस्ट पर रख चुकी थी और खुद एक तरफ हाथ बांधे और नजरें झुकाए खड़ी थी। ये मेरा ही कमाल था कि वो मुझसे जबान लड़ाना तो दूर, मेरी तरफ देखने की भी हिम्मत न करती थी। मैंने शुरू दिन से ही उसको दबा कर रखा हुआ था और पहले दिन ही अच्छी तरह समझा दिया था कि मेरे सामने जबान चलाई या ज़्यादा सर पर चढ़ने की कोशिश की तो मैं फारिग करने में लम्हा भी नहीं लगाऊंगा। इसी बात का असर था कि शादी के 6 महीने गुजर जाने के बाद भी वो मुझे मुखातिब करने में भी झिझकती थी। मैंने उसे देखते हुए दिल ही दिल में खुद को दाद दी थी, वरना जब जब मैं अपने यारों को देखता था जो अपनी बीवी के नीचे लगे हुए होते थे, उनको देख देख कर मुझे बहुत गुस्सा आता था। मेरी नज़र में तो ऐसा मर्द मर्द कहलाने के लायक ही नहीं था जिसकी बीवी ही उसके कंट्रोल में ना हो। खैर मैंने नाश्ता किया और दुकान जाने के लिए घर से निकल आया। 11:45 के करीब होने वाले थे। अगर अब भी मैं दुकान पर ना पहुंचता तो अब्बा ने मेरे पास से सेक देने थे। मैं दुकान खोलकर बैठ गया। ग्राहक आना शुरू हो गए थे। बस इक्का दुक्का लोग ही थे। दोपहर को दुकानदारी कम ही होती है। दुकानदारी का बेहतरीन वक्त सुबह और शाम का है, इसीलिए अब्बा भी सुबह दुकान खोलने पर जोर देते थे। मगर अब उनको कैसे बताता कि मैं सुबह सवेरे क्यों नहीं जाग सकता। दोपहर का खाना मैं दिन में 2 या 2:30 बजे के करीब दुकान पर ही खा लिया करता था। पास ही दूध की दुकान थी और कुछ वास्ते पर तंदूर भी था। वहीं से दही रोटियां और अचार ले लिया करता था। आज भी जब मैं रोटियां लेकर वापस आया तो दुकान के सामने एक लड़की खड़ी हुई थी। उसके जिस्म पर बोसीदा सा बुर्का था और पाँव में फटी हुई चप्पल थी। मैंने हिकारत भरी नजरों से उसे देखा था। उसने चेहरे पर निकाब कर रखा था, मगर इसके बावजूद वो चादर को मुंह में रखे मुंह छुपा रही थी
और साथ ही साथ मुड़ मुड़कर चारों तरफ देख रही थी। मैंने खाना एक तरफ रखा और उससे पूछा कि उसे क्या चाहिए, तो उसकी इंतहाई मरियल सी आवाज़ सुनाई थी। वो 5 किलो आटा लेने आई थी। मैंने एक मरतबा फिर सरता पैर उसका जायज़ा लिया और फिर उसको आटा तोल कर दिया। उसने अपने हाथ में मौजूद 150 के जुड़े मुड़े नोट काउंटर पर फेंके और फिर जल्दी से आटा उठाकर भाग गई। मैंने फ़ौरन से नोट खोलकर देखे कि कहीं ये मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना गई। नोटों की हालत मरियल थी, मगर थे असली ही। मैंने उठाकर गले में डाले और फिर खाना खाने बैठ गया। मैंने रात को 8 बजे के करीब दुकान बंद कर दी। ग्राहक आ नहीं रहे थे और दूसरा मुझे नींद आई हुई थी। इसीलिए मैंने सोचा कि घर जाकर खाना खाकर जल्दी सो जाऊंगा और फिर बाहर जाने के वक्त तक मेरी नींद पूरी हो जाएगी। अपनी सोच पर अमल करता मैं कुछ ही देर में घर पहुंच चुका था। मैंने खाना खाया और आकर सोने के लिए लेट गया, जबकि बाकी सब अभी बाहर ही बैठे हुए थे। उन सब ने 10 बजे करीब करीब ही सोना था और जैसा मैंने सोचा था ऐसा ही हुआ। मेरी आंख मेरे मोबाइल पर होने वाली वाइब्रेशन से खुली थी। घड़ी पर वक्त देखा तो 12:15 बज रहे थे। फ़ोन पर बार बार मेरे दोस्त की कॉल आ रही थी। मैंने गर्दन घुमाकर देखा तो एक तरफ मेरी बीवी सो रही थी। मैं कमरे से बाहर निकल आया। अब मैं अपनी अम्मी और अब्बा को देखकर तसल्ली करना चाहता था कि आया वो भी सो गए हैं या नहीं। अपनी तरफ से मुतमईन होकर मैं कमरे में आया, फिर वहां से अपनी चादर उठाई और बिना आवाज़ किए घर से निकल गया। मेरे दोस्त मेरे ही मुंतज़िर थे। कुछ ही देर में हम अपनी मतलूबा जगह पर पहुंच चुके थे और हम सब बैठकर अपने अपने किस्से सुना रहे थे कि वो अपनी अपनी बीवियों से कैसे बचकर आए हैं और उनको कैसे चकमा देकर निकले हैं। एक दो ने बाकायदा बीवियों को नींद की गोलियां देना शुरू कर दी थी। मैं इस सब मामले में गर्दन अकड़ा कर बैठा हुआ था, क्योंकि उन सब के दरमियान मैं वाहिद था जिसको न किसी बहाने की ज़रूरत पड़ती थी और ना ही कोई चकमा देने की। मेरी बीवी थी ही बेवकूफ़। उसके जहन में तो कभी भी ये बात ना आई होगी कि मैं रातों को घर से बाहर रहता हूँ। मैं मज़े से दोस्तों के बीच बैठा अपनी बीवी का मजाक उड़ा रहा था और सबको उसकी कमअक्ली और बेवकूफ़ी के किस्से सुना रहा था, ये जाने बगैर कि यहाँ बैठकर मैं किसको बेवकूफ़ कह रहा था। वो किस कदर समझदार थी और किस कदर अकल रखती थी, इसका अंदाज़ा मुझे जल्द ही हो गया। जब रात बाहर गुजारने के बाद मैं हस्बे मामूल 3:45 बजे घर पहुंचा तो। मेरा नाम सजावल है। मेरी उम्र 35 साल है। मेरा ताल्लुक एक सफ़ेद पोश इलाके से है। मेरे वालिद सरकारी स्कूल में उस्ताद थे और अम्मा घरेलू खातून थी। मेरे अम्मा और अब्बा की शादी बड़ों की मर्जी से हुई थी, जो अब तक बड़ी कामयाबी से चल रही थी। वो खुशखुरम जिंदगी गुजार रहे थे। मेरी पैदाइश उनकी शादी के 2 साल बाद हुई। मेरी आमद ने उनकी खुशियों को 4 चांद लगा दिए थे। सब मेरी बलाई लेते न थकते थे। मैं बहुत खूबसूरत था और अम्मा और अब्बा की पहली औलाद भी, तो अम्मा अब्बा मेरे नखरे उठाते न थकते थे। अब्बा फ़ख्र से मुझे सबसे मुतारिफ करवाते कि मैं उनका बाजू हूँ, उनके बढ़ापे का सहारा बनूंगा। वहीं अम्मा भी मुझसे ढेरों ढेर उम्मीद लगाए बैठी थी, मगर काश कि उनको खबर होती कि मैं उनके बुढ़ापे में कैसे उनके सरों पर खाक डालूंगा, कैसे उनके नाम को डुबोऊंगा, तो वो पैदा होते साथ ही मेरा गला घोंट कर मुझे मार देते। मगर उनको तो अंदाज़ा भी नहीं था कि जिसको वो अपना फ़ख्र कह रहे थे वही बुढ़ापे में उनका नाम डुबो देगा और सारे ज़माने के सामने उनको रुसवा करवाएगा। मैं एक ज़हीन और लायक बच्चा था। स्कूल में हमेशा इम्तियाजी नंबरों से पास होता था। मेरे 3 साल बाद मेरी बहन की पैदाइश हुई थी, जिसका नाम अम्मा ने उरूज रखा था। मैं और मेरी बहन 10वीं तक अब्बा वाले स्कूल में ही पढ़े थे। मैं बहुत सख्त और गैरतमंद था। स्कूल में तो चलो मैं और अब्बा दोनों ही होते थे, मगर कॉलेज घर से काफ़ी दूर था। इसीलिए मैंने उरूज की ज़िद के बावजूद उसका कॉलेज में दाखिला नहीं करवाया। मैं खुद जिस कॉलेज में पढ़ता था वो सिर्फ लड़कों का कॉलेज था। यूँ मैंने घर में पहला फैसला किया और सबको वो फैसला मानना पड़ा। मेरा तो सीना ही चौड़ा हो गया था। मुझे कॉलेज जाते 4 साल हो गए थे। इस दौरान मैं जिन लड़कों की सोहबत में बैठता रहा था, मैं भी उनके जैसे ही हो गया था। उरूज प्राइवेट पढ़ रही थी। मैं सुबह सवेरे घर से जाता कॉलेज के नाम पर, सारा दिन दोस्तों के साथ आवारागर्दियाँ करता और मगरिब से कुछ देर पहले घर में दाखिल होता। वक्त गुजरता जा रहा था। मेरा कॉलेज में आखिरी साल चल रहा था। मैंने अब्बा से जिद करके मैट्रिक के बाद ही मोबाइल फ़ोन ले लिया था। मेरी पूरी पूरी रात मोबाइल फ़ोन पर लड़कियों से गप्पे लड़ाने में ही गुजरती थी। यही मेरे दोस्तों का और मेरा खासा बन चुका था। मोहल्ले से निकलते ही हम लोग गैरत के लिबादे उतार फेंकते थे और हर आने जाने वाली लड़की पर लाइनें मारते। कुछ तो बेचारी डर कर रास्ते ही बदल देती और कुछ हमारी तरह की होती जो दोस्तियाँ लगाने में फ़ख्र महसूस करती थी। हम लड़कों को भी जैसे और कोई काम ही नहीं था, बस लड़कियाँ सेट करनी और दूसरों के आगे बढ़ के मारनी कि मेरी इतनी लड़कियों से दोस्ती है, इतनी मेरे साथ सेट हैं। कुछ बेचारी मासूम होती, उनको हम आए रोज़ किसी न किसी तरह से ब्लैकमेल करते रहते थे। अपनी तरफ से हम शुगल मेला ही करते थे, मगर नहीं जानते थे कि हम किस दलदल में घुसते चले जा रहे हैं, जिससे बाहर निकलने का कोई चारा नहीं। एक दिन हस्बे आदत में यूं ही रात में
मोबाइल पर मसरूफ था जब मुझे मेरे दोस्त की कॉल आई। इतनी रात को उसकी कॉल देखकर मुझे परेशानी हुई थी कि आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था कि यूं आधी रात को उसने कॉल की हो। चनाचा मैंने परेशानी में कॉल उठाकर फ़ोन कान से लगाया तो मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि जल्दी से घर से बाहर आओ, कहीं जाना है। मैं एकदम घबरा गया। दिन में जो भी था, मैं रात में यूं कभी घर से बाहर न गया था। मैंने मना करने की कोशिश की तो दूसरी तरफ से मुझे हंसने की आवाज़ सुनाई दी। मेरे दोस्त मुझे मम्मी डैडी और बर्गर बच्चा कह रहे थे। अब बात मेरी अना की आ गई थी। अगर मैं ना जाता तो वो सब यूं ही सारी ज़िंदगी मेरा मजाक उड़ाते रहते। तभी मैंने बाहर जाने का फैसला किया, जो कि बज़ाहिर तो ठीक था, मगर मैं इस बात से बेखबर था कि उन दोस्तों के साथ जाकर मैंने जो नाक ऊंची करनी थी, एक वक्त में वही नाक मुझसे ज़मीन पर अगड़ाई जानी थी। मगर मैं इस बात से बेखबर था, सो जल्दी से तैयार हुआ और एक नज़र पूरे घर पर डाली। फिर दबे पांव घर से बाहर जाने लगा। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे, माथे पर खौफ का पसीना चमकने लगा था। अगर उस वक्त मुझे अम्मा और अब्बा ने बाहर जाते देख लिया तो मेरा अंजाम अच्छा नहीं होगा। मगर फिर खुद को मजबूत बनाते दरवाज़ा खोलते मैं घर की दहलीज पार कर गया था, जहाँ कुछ दूर ही मेरे दोस्त खड़े थे। मैं सीधा उनके पास गया था, मगर उनके पास पहुंचने से पहले अपने माथे से पसीना साफ करना नहीं भूला था। मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि इस वक्त आधी रात को उनको किस पागल कुत्ते ने काट लिया है, जो वो यूं गर्म बिस्तर छोड़कर इस सर्दी में खड़े हैं। तो मेरे दोस्त कह कहा लगाकर हंस दिए। फिर बोले, फिक्र न करो, जहां हम जा रहे हैं वहां का माहौल भी गर्म है, तुम्हें गर्म बिस्तर छोड़ने का अफसोस नहीं रहेगा। खैर, हम सब गाड़ी में बैठे और मतलूबा जगह की जानिब चल पड़े। तकरीबन आधे घंटे के सफ़र के बाद गाड़ी एक डेरे या दूसरी ज़बान में फार्म हाउस कह दें तो उसके सामने रुकी और मैं गाड़ी से उतरकर दोस्तों के हमरा अंदर जाने लगा। मेरा ज़मीर बार बार मुझे चीख चीख कर अंदर जाने से रोक रहा था, मगर मैंने अपने ज़मीर की आवाज़ को पसे पूछ डाल दिया और अंदर दाखिल हो गया। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, मेरी आंखें हैरत से फटने वाली हो गई थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। हॉल में बाकायदा रक्स व सुरूर की महफिल सजी हुई थी। 3 लड़कियां गैर मौजू लिबास पहने हॉल में चलते म्यूजिक की आवाज़ सुनकर थिरकने में मशगूल थीं। यहाँ भी मेरे ज़मीर ने एहतजाज करना चाहा था, मगर मैंने न सुनी और एक तरफ जाकर बैठ गया। वहीं बैठे बैठे मैंने सिगरेट सुलगा ली और कश लगाने लगा। सिगरेट मैंने 11वीं में ही शुरू कर दी थी। मेरे दोस्त भी सिगरेट फूंकते रक्स देखने में मसरूफ़ थे, मगर वो साथ ही साथ छेड़खानियाँ भी कर रहे थे। ये मेरा रक्स व सुरूर की महफिलों से पहला तजुर्बा था। मैं ज़्यादा देर वहाँ ना बैठ सका था। मुझे घर की फिक्र खाई जा रही थी और अजीब सी बेचैनी थी। इस बेचैनी को दूर करने के लिए मैं 1 घंटे बाद अपने घर में मौजूद था। घर में दाखिल होते ही एक सर्द हवा का झोंका चूं ही जिस्म से टकराया, मुझे एकदम से सुकून आ गया। मैंने खुद से अहद कर लिया कि अब दोबारा वहाँ नहीं जाऊँगा, मगर अगले ही दिन फिर से अपने अहद से मुकर चुका था। वक्त के साथ साथ मेरा डर कम होता चला गया था। अब मैं बगैर किसी के बुलाने के वहाँ चला जाया करता था। वहाँ कुछ हसीनाएं तो अपनी मर्जी से आती थी, जबकि कुछ जो मजबूर, यतीम, लाचार और बेबस होती थी। मैं और मेरा दोस्त उनकी बेबसी और लाचारी का खूब फ़ायदा उठाते थे। बात सिगरेट तक न रही थी, बल्कि हम लोग अब बाकायदा पाउडर इस्तेमाल करने लगे थे। नशे की बुरी लत ने हमारी हालत चंद ही दिनों में ख़राब कर दी थी। मेरी पढ़ाई मुकम्मल हुए भी 2 साल का अर्सा गुजर चुका था, मगर अभी तक मुझे कोई काबिल कबूल नौकरी न मिली थी। इसकी एक वजह शायद ये भी थी कि मैं कोई नौकरी करना ही नहीं चाहता था। कुछ अरसे बाद मैंने किराना स्टोर खोल लिया था, क्योंकि घर में अब्बा मुसलसल नौकरी के लिए जोर दे रहे थे। तो उनसे बचाव के लिए मैं दुकान खोल कर बैठ गया कि चलो नाम का ही सही, बिजनेस तो था। उन्हीं दिनों घर में बहन के रिश्ते आने लगे। जब अम्मा ने बहन के मामले में मेरी राय लेनी चाहिए तो मुझे खुद पर बहुत फख्र हुआ। यूं जल्दी एक जगह मेरी बहन की बात पक्की कर दी गई। इसके साथ ही न जाने अब्बा को क्या सूझी कि उसने मेरा रिश्ता भी एक जगह तय कर दिया। मुझे इस मरतबा बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि अब्बा ने इस मरतबा मुझसे मेरी कोई राय न ली थी। मैंने बहुत वावीला मचाया कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता था। शादी का मतलब था मुझसे मेरी आज़ादी का छिन जाना। शादियों का अंजाम मेरे सामने था। मेरे कुछ दोस्त पक्के जोरू के गुलाम बने हुए थे। शादी से पहले जो बेफिक्री से हर तरफ आते जाते थे, हर बात में अपनी मर्जी करते थे, अब वो मुकम्मल अपनी बीवियों के हुक्म के ताबे थे। बस इसी वजह से मैं शादी के नाम से भी मुनकिर था, मगर अब्बा के सामने मेरा कोई दांव न चला था। यूं मेरी बहन की शादी से महीना पहले मेरी शादी कर दी गई। 1 हफ्ते तक मेरी रूटीन बहुत डिस्टर्ब रही थी, मगर उसके बाद मैं अपनी बीवी की तरफ से बेफिक्र हो गया कि वो काफ़ी फर्माबरदार थी। मैंने उसे सिर्फ एक मरतबा समझाया था कि मुझे फजूल बोलने वाली और सवालात पूछने वाली औरतों से नफरत है, लिहाजा मेरे सामने अपना मुंह बंदी रखे। और वो सीधी बंदी एक ही बार में मेरे रोब के ज़ेर असर आ गई थी कि कोई मेरी शादी के 10 दिन बाद की बात है। मेरी बीवी मैके गई हुई थी।
मैं सुबह सोकर उठा। हाथ मुंह धोने के बाद मैंने अपनी बहन से कहा कि मुझे नाश्ता कमरे में ही ला दो। कुछ ही देर बाद मेरी बहन नाश्ता लेकर कमरे में आ गई थी। मैं नाश्ता करने लगा जबकि वो मेरे पास बैठ गई। मैंने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा और पूछा, कोई काम है? तो वो इधर उधर देखने लगी और फिर आखिर हिम्मत करके बोली पड़ी। उसकी बात सुनने के बाद एक पल लगा था मेरा पारा आसमान तक पहुंचने में। मैं उसको मशकूक नज़रों से देखने लगा। मुझे उसकी जहनी हालत पर शुबा हुआ था। शादी में 20 दिन रहे थे और वो शादी करने से इनकार कर रही थी। मैंने बहुत गुस्से से उससे कहा कि तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया, क्या बकवास कर रही हो? तो वो रोने लगी और कहने लगी, भैया प्लीज़ अब्बा को कहो कि उन लोगों को मना कर दें, मैं वहाँ शादी नहीं करना चाहती। मैंने अपनी बहन की बात सुनकर पैर दर पे कई थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद कर दिए थे और फिर जो शादी 20 दिन बाद होनी थी वो मैंने एक हफ्ते के अंदर ही करवा कर उसको रुखसत कर दिया। वो बहुत रोती रही थी। उसने मेरी मिन्नतें की, मुझे वास्ते देती रही, मगर मेरी नाम निहात गैरत ने आड़े आकर उसकी एक न सुनी। रुखसती से पहले उसने मुझे जो बात कही उसने घर की पूरी छत मेरे सर पर गिरा दी। मैं अपनी तरफ से राजो हरकत सब छुपाए हुए था, मगर मेरी बहन मेरे बारे में सब कुछ जानती थी। उसने मुझे कहा कि भाई तुमने जो मेरे साथ किया सो किया, मगर भाभी के साथ ऐसा ना करो। भाभी तुमसे मोहब्बत करती है, उसको धोखा मत दो। बाज आ जाओ जो तुम कर रहे हो, वो बहुत गलत है, ये सब सही नहीं है, क्योंकि मजलूमों की आह ले रहे हो। उसकी बात सुनकर एक लम्हे मुझे खुद से शर्मिंदगी महसूस हुई थी, मगर ये सब एक ही लम्हे की थी। मैं जो सबके सामने बाअखलाक और बाकिरदार बना हुआ था, उस किरदार का खोखलापन मेरी बहन पर आया हो गया था। मगर अब उसने कौन सा इस घर में रहना था। मैंने उसकी बात को बातों बातों में ही उड़ा दिया था। मैं शराब और नशे की लत में लगकर अब हर गलीज काम करने लगा था। अल्लाह ने मुझे हलाल रिश्ता दिया हुआ था, मगर इसके बावजूद मैं बाहर हराम मुंह मारता फिरता, क्योंकि मुझे हराम खाने की लत लग चुकी थी। हलाल का जायका कहाँ मालूम होता। अब तो हम दोस्त अपनी तस्कीन के लिए लड़कियों को अगवा भी करने लगे थे, फिर उसके बाद उनको ब्लैकमेल करते और वो मारे डर के किसी को कुछ न बताती थी, मगर बद्दुआएं ज़रूर देती थी कि अल्लाह तुम्हारा किया तुम्हारे आगे लाए, तुम्हारे साथ ये हो, तुम्हारे साथ वो हो। मगर हम जैसे शैतानों पर उनकी बद्दुआएं क्या असर कर सकती थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब किसी के दिल से आह निकलती है तो सीधा अर्श तक जाती है। वो आह निकल चुकी थी। हमारे गुनाहों के गड्ढे भी भर चुके थे। अब हमारे एहतसाब का वक्त आ गया था। उस रात जब मैं दोस्तों के बीच बैठा अपनी बीवी की बुराइयां करने के बाद घर में दाखिल हुआ तो किसी गैर मामूली चीज़ का एहसास हुआ, और वो ये था कि आज मेरी बीवी जाग रही थी। ना सिर्फ जाग रही थी, बल्कि मुझे देखते ही आकर मेरे कदमों में गिरकर रोने लगी और कहने लगी कि प्लीज़ ये सब कुछ छोड़ दो, गुनाह के रास्ते पर मत चलो। तुम मुझसे खुश नहीं हो तो दूसरी शादी कर लो, मगर यूं मजीद गुनाह मत करो। किसी को पता चल गया तो कोई क्या कहेगा। उसने आज पहली मर्तबा मेरे सामने ज़बान खोली थी और उसकी बातों से पता चल रहा था कि वो पहले से सब कुछ जानती है। मेरा एकदम दिमाग घूम गया। मैंने फ़ौरन से दरवाज़ा लॉक किया और उसे बेदरे मारना शुरू कर दिया। वो मेरी मिन्नतें करती रही, मगर मुझे उस पर तरस ना आया। मैं तब तक उसे मारता रहा जब तक मेरा गुस्सा नहीं उतरा, ये जाने बगैर कि वो वजूद तो कब से मेरे तशद्दुद का निशाना बने दुनिया से मुंह मोड़ चुका है। मैं उसको यूं ही छोड़े सो गया। सुबह आँख खुली तो देखा कि वो अब तक रात वाली जगह पर पड़ी हुई थी। मैंने गुस्से से उसे उठाकर खड़ा किया, मगर वो अगले ही लम्हे ज़मीन बोस हो गई। मैंने फ़ौरन से उसकी नब्ज़ चेक की। उसका सर्द पड़ा हुआ वजूद मुझे उसकी मौत की इत्तला दी चुका था। मैंने कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका। अब्बा स्कूल चले गए थे, अम्मा भी शायद पड़ोस में गई थी। मैंने मौका गनीमत जाना और घर के सहन में ही एक तरफ कब्र खोदकर अपनी बीवी को दफना दिया और फिर आकर इत्मीनान से नाश्ता करने लगा। कुछ ही देर बाद अम्मा घर आ गई। उसने बहू का पूछा तो मैंने मक्कारी से कह दिया कि उसकी माँ की सेहत खराब थी, इसीलिए अपने घर गई है। अम्मा को उसके अकेले जाने पर हैरानगी हुई थी। तभी मैंने कहा कि मैंने खुद रक्शे में बिठाया है, वो चली गई होगी। मैं नाश्ता करके दुकान पर आ गया। मैं पहले जितना ही पुरसुकून था, क्योंकि मेरा ज़मीर मुर्दा हो चुका था। इतना कि मैं शराबी, जानी और कातिल होने के बावजूद आराम सुकून से घूम रहा था। मुझे किसी किस्म का कोई गिल्ट, कोई शर्मिंदगी नहीं थी। और तो और जब 2 दिन बाद भी मेरी बीवी घर न आई तो मैंने अम्मा और अब्बा के सामने तशवीश का इजहार किया और उसके घर कॉल करके उसके बारे में पूछा। उनका जवाब मेरी सोच के ऐन मुताबिक आया था कि वो तो यहाँ आई नहीं। बस फिर क्या था, मैंने कहानी पहले से ही तैयार कर रखी थी। मैंने अपनी तरफ से उसकी सारी तरफ तलाश शुरू कर दी, लेकिन वो जिंदा होती तो मिलती ना। मैंने सबके सामने यही शो किया कि वो किसी के साथ भाग गई है और दोबारा इस घर में उसका नाम ना लिया जाए। यूं कुछ ही दिनों में मामला ठप हो गया और मैं रोज़ाना के मामूल पर आ गया। उस दिन भी वो गरीब लड़की आटा लेने आई। मैं बगौर उसका जायज़ा लेता रहा था।
वो हर तीसरे या चौथे रोज आटा लेने आती थी। यूं ही एक दिन जाने मुझे क्या सूझी कि जब वो दुकान पर आई तो मैंने उसके कान में कहा कि अगर 50 किलो मुफ्त आटा चाहिए तो मेरे साथ एक रात गुजारो। रात को 12 बजे दुकान पर आ जाना। मैंने अपनी तरफ से सोचा था कि शरीफ लड़की है, मना कर देगी, उससे जान छूट जाएगी। आटे के साथ वो छोटी मोटी चीज़ें उधार लेकर जाती रहती थी, जिसका बिल 2500 से ऊपर का हो गया था। मैं उससे पीछे छुड़ाना चाहता था, मगर उसकी बात सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई। वो रात में आने के लिए रजामंद हो गई थी। मैंने आधी रात को उसको दुकान पर आने का कहा। उसके जाने के बाद अपने दोस्तों को भी नए शिकार के बारे में बता दिया। वो भी रात को दुकान पर आ गए थे। रात को ठीक 12 बजे वो लड़की दुकान पर आई। मैंने उसके अंदर आते ही दुकान का शटर बंद कर दिया था। वो लड़की 4 लड़कों को देखकर भी एक जरा न घबराई थी और अजीब सी नजरों से हम चारों को देख रही थी। उसका एतमाद नाकाबिले यकीन था, मगर जैसे ही उसने अपने चेहरे से नकाब उतारा, मेरे ऊपर कयामत टूट पड़ी। मेरे दोस्त हवसज़दा नजरों से सामने खड़ी लड़की को देख रहे थे, जबकि मैं तो मारे शर्मिंदगी के नजरें उठाने के काबिल भी न रहा था। इतनी ही देर में दुकान का शटर खुला और आने वाली हस्तियों को देखकर हमारे पसीने छूट गए। सामने ही मेरे अम्मा अब्बा के साथ मेरे दोस्तों के माँ बाप और बीवियां भी थीं। सामने खड़ी लड़की को देखकर मेरे जहन में उन लड़कियों की बद्दुआएं गूंजने लगी कि एक दिन आएगा कि जो कुछ तुम कर रहे हो वो सब तुम्हारे आगे आएगा। और आज वो दिन आ गया था। वो गरीब लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी सगी बहन थी। हम अपने माँ बाप के सामने नजर उठाने के काबिल न रहे थे। मेरी बहन ने कहा कि मैंने तुम्हें कितना समझाया था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम भाभी के साथ भी गलत करते रहे। उधर मेरा शौहर भी तुम्हारा ही परतू निकला। वो भी यूं ही बाहर मुंह मारने का आदी था। अगर कभी मैं घर में बताने को कहती तो वो मुझे वही धमकी देता जो तुम भाभी को देते थे, कि अगर उसने किसी को कुछ कहा तो तुम उससे तलाक दे दोगे। और वही मुझे रोज मार पीट कर तुम्हारी दुकान पर भेजता कि सौदा ले आओ, क्योंकि वो खुद कोई काम नहीं करता था। इसीलिए तुम्हें मना करती थी कि ना लो किसी की बद्दुआएं। मगर आज देख लिया अंजाम। इतने में पुलिस आई और मुझ समेत मेरे दोस्तों को कैद करके ले गई। मेरे दोस्तों को 5-5 साल की कैद हुई, जबकि घर से बीवी की लाश मिल जाने के बाद मेरा कत्ल का जुर्म साबित हो चुका था। मुझे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। तब से अब तक जेल में हूँ। मेरी सज़ा के 8 साल गुजर चुके हैं, लेकिन इससे तवील और तकलीफ-दे सज़ा वो है जो मुझे घर वालों ने दी। मैंने अम्मा अब्बा और बहन के कदमों में अपना नाक तक रगड़ लिया था, मगर उन्होंने मुझे माफ़ न किया था। करते भी कैसे? मेरी वजह से मैंने उनको किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा था। बहन की तलाक हो गई थी और मेरे घर वाले शहर बदरी पर मजबूर हो गए थे। मैं रोज़ अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ। काश कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, और यही उम्मीद मुझे अपने घर वालों से है। न जाने वो मुझे माफ़ करेंगे भी या नहीं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।